हाय दोस्तों, मेरा नाम है सैम। मैं हूं पुणे महाराष्ट्र से। मेरी रिएक्ट जेएस की इस ट्यूटोरियल सीरीज़ का आप शुरू से लेकर आखिरी तक सब पार्ट्स देखना। मैंने इसमें छोटे छोटे वीडियोस बनाकर आपको बहुत ही सिंपल तरीके से हिंदी भाषा में समझने के लिए जो कुछ भी रिसोर्सेज दिए हैं, जो कुछ भी मेहनत की है, आप लोगों को उससे रिएक्ट जेएस क्या है, क्या करता है, कैसे चलाते हैं, कैसे इंस्टॉल किया जाता है, ये सब जानकारी मैंने इसमें दी है। और आपको ये ट्यूटोरियल देख के मज़ा भी आएगा, लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इसको हैंड्स ऑन करना। आप ट्यूटोरियल देखते देखते साथ ही साथ में कुछ ना कुछ प्रैक्टिस के लिए ज़रूर रखना। ये जो मेरा फर्स्ट लेक्चर है सीरीज़ का, ये जो मैं अपलोड कर रहा हूँ, अगर आप देखेंगे इसमें तो इसमें कुछ टॉपिक्स है, जैसे रिएक्ट जेएस क्या है, व्हाट इज़ रिएक्ट जेएस। उसके बाद में ट्रेडिशनल वेबसाइट्स जो है, रिएक्ट जेएस के पहले जो ट्रेडिशनल वेबसाइट बना करती थी वो कैसे बनती थी और उसका कंसेप्ट क्या था। उसके बाद में सर्वर साइड और क्लाइंट साइड रेंडरिंग में डिफरेंस क्या है। पहले जो है सर्वर साइड में रेंडर होता था सब कुछ ट्रेडिशनल वेबसाइट्स में, और अभी क्लाइंट, जब से रिएक्ट जेएस एंगुलर जेएस की जो सिंगल पेज टेक्नोलॉजी आई है, इसमें क्लाइंट साइड में रेंडर होता है। इसके बाद में आज की तारीख में, आज 2023 मार्च में मंथ में जो है जो स्टैटिस्टिक्स दिया है गूगल पे, उसके हिसाब से रिएक्ट जेएस टेक्नोलॉजी कितना परसेंट यूज होती है फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए। आप सबको पता ही होगा कि रिएक्ट जेएस जो है ये फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी है। उसके बाद में सिंगल पेज एप्लीकेशन किसको बोलते हैं, किस चीज़ से सिंगल पेज एप्लीकेशन डिफाइन होता है, उसका फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है। नुकसान तो ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन कोडिंग थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। बाकी तो परफॉर्मेंस वाइज तो बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट है। इसके बाद में अगर आप देखेंगे सिंगल पेज एप्लीकेशन और ट्रेडिशनल वेबसाइट्स में डिफरेंस क्या है, मतलब कि जो ट्रेडिशनल वेबसाइट्स पहले बनती थी, क्या वो सिंगल पेज नहीं थी? और अगर ये सिंगल पेज है, इसका मतलब क्या ये है कि ये एक ही पेज पे पूरी कोडिंग होती है? जी नहीं, ऐसा नहीं होता। लेकिन आपको इस दोनों के बीच का पूरा डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद में जो एडिटर प्रोग्रामर यूज़ करते हैं, कौन सा एडिटर यूज़ करना चाहिए और क्या उसके फ़ायदे हैं, किस तरीके से इजी हो सकता है प्रोग्रामिंग। उसके बाद में रिएक्ट जेएस को इंस्टॉल कैसे किया जाता है। बहुत सिंपल है। रिएक्ट जेएस 2 स्टेप में इंस्टॉल होता है एक्चुअली। इंस्टॉल तो एक ही स्टेप में होता है उसका एप्लीकेशन। रिएक्ट जेएस को इंस्टॉल करना एक अलग चीज़ है और रिएक्ट जेएस का ऐप इंस्टॉल करना अलग चीज़ है। मैं आपको दोनों भी स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा, बहुत सिंपल है। उसके बाद में फर्स्ट रिएक्ट एप्लीकेशन में आपको क्रिएट करके दिखाऊंगा हैंड्स ऑन, आप देखिए और आप भी ट्राई करना। आपके पास में सिर्फ इसका प्री रिक्विजिट एक है कि इसमें आपको नोड जेएस इंस्टॉल होना चाहिए। तो आप जब ये रिएक्ट जेएस एप्लीकेशन यूज़ करेंगे या इंस्टॉल करने का ट्राई करेंगे, उस समय पे आप एक बार सबसे पहले देख लीजिए कि नोड जेएस का लेटेस्ट वर्जन आपके पास है। वो कैसे चेक किया जाता है वो मैं आपको बताऊंगा। नोड डैश वी मतलब वर्जन से आप चेक कर सकते हो कौन सा नोड का वर्जन आपके पास है। उसके बाद में पैकेज जेसन किस चिड़िया का नाम है, ये पैकेज जेसन है क्या चीज़, ये क्या मेंटेन करता है, कहाँ रहती है, कहाँ बनती है, कैसे अपडेट होती है, कौन अपडेट करता है, ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ ही साथ नोड मॉड्यूल्स का एक फोल्डर बनता है कोई भी क्लाइंट साइड एप्लीकेशंस में, सिंगल पेज एप्लीकेशन बोलिए या नोड जेएस में, रिएक्ट जेएस में। तो ये जो नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर होता है, ये क्या है, ये क्या करता है, क्या क्या सेव करता है, इसमें क्या क्या चीज़ें सेव होती है और इसको ये कितना बड़ा होता है। एक्चुअली ये बहुत बड़ा बनता है, मैं भी आपको सब बताऊंगा वो आपको प्रैक्टिकली। इसके बाद में पैकेजेस जो जब हम रिएक्ट जेएस का एप्लीकेशन लिखते हैं तो पैकेजेस को इंपोर्ट क्यों करना पड़ता है। मेरे से बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं, मैंने कई बार देखा है कि पैकेजेस को इंपोर्ट, आप पहले से रिएक्ट जेएस जिन्होंने भी बनाया उन्होंने पहले ही पूरे पैकेजेस क्यों नहीं दे रखे, तो उसका भी मैं आपको इसमें जवाब दूंगा। उसके बाद में पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में डाटा कैसे पास किया जाता है। अभी मैंने अचानक से कंपोनेंट पे क्यों जंप मारा, एक्चुअली रिएक्ट जेएस जो है, रिएक्ट जेएस कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर है। मतलब कंपोनेंट, सब कुछ कंपोनेंट है रिएक्ट में, राइट फ्रॉम ऐप जेएस से लेके तो आखिरी तक जो भी आप काम करोगे सब कंपोनेंट्स है। तो पेरेंट के अंदर सिबलिंग कंपोनेंट हो सकते हैं, पेरेंट के चाइल्ड कंपोनेंट होते हैं, चाइल्ड के भी चाइल्ड हो सकते हैं, ऐसा कोई लिमिट नहीं है, आप कोई भी लेयर पे लेके जा सकते हो। लेकिन पेरेंट्स से चाइल्ड पे डाटा पास भी करना आना चाहिए आपको, क्योंकि आपका एप्लीकेशन है तो कम्युनिकेट भी करेगा, और चाइल्ड से पेरेंट में वापस भी भेजना आना चाहिए। उसके तरीके मैं आपको बताऊंगा। पेरेंट से चाइल्ड पे प्रॉप्स के तरीके से हम भेजते हैं, और भी कुछ तरीके हैं, जैसे स्टेट हम मेंटेन करके स्टेट से भी भेज सकते हैं, स्टोर से भी भेज सकते हैं, रिडक्स है, रिडक्स टूलकिट है।
और चाइल्ड कंपोनेंट से बैक जब हम पेरेंट पे भेजते हैं तो उसके लिए आपको एक कॉल बैक फंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ता है। मैं आपको सब प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। उसके बाद में इस छोटे से ट्यूटोरियल का सबसे लास्ट पार्ट है कि चाइल्ड से पेरेंट पे कंपोनेंट में कैसे डाटा हमको भेजना है। वही तरीका मैं आपको बताऊंगा कि चाइल्ड से मतलब कि नीचे वाले कंपोनेंट से उसके ऊपर वाले कंपोनेंट पे जब डाटा भेजना होता है तो वो हमको भेजना होता है कॉल बैक फंक्शन का इस्तेमाल करके। मतलब एक फंक्शन पेरेंट कंपोनेंट से हम लोग चाइल्ड कंपोनेंट को प्रॉप्स के थ्रू भेजेंगे और वापस हम लोग चाइल्ड से वापस उसको डाटा भेजेंगे। मैं आपको सब दिखाऊंगा तो आपको समझ आएगा, लेकिन हैंड्स ऑन करना। तो चलिए शुरू करते हैं। रिएक्ट जेएस क्या है? ये रही रिएक्ट जेएस की डेफिनेशन आपके स्क्रीन पर। ये देखिए, रिएक्ट जेएस जो एक फ्रेमवर्क है, अगर डेफिनेशन से देखा जाए तो ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है जो कि फेसबुक ने डिलीवर की है, डेवलप की है और अभी भी वही लोग मेंटेन करते हैं। ये क्यों बनाई गई है? इंटरैक्टिव यूजर इंटरफेस बनाने के लिए एक्चुअली, एंड वेब एप्लीकेशंस बनाते हैं। बेसिकली मैंने इसको यूज करके मोबाइल ऐप भी बनाया है। रिएक्ट जेएस से एक मोबाइल हाइब्रिड मोबाइल ऐप बनाया जो एंड्रॉयड और आईएस पे चलता है, जो कि बहुत सुपर फास्ट है। एंड उसके बाद में हाइब्रिड मोबाइल, जैसे मैंने थर्ड पॉइंट में ऑलरेडी बोल दिया कि आप हाइब्रिड मोबाइल ऐप भी बना सकते हो उसका इस्तेमाल करके। सिर्फ इसका कुछ सिंटैक्स होते हैं, इसमें प्लेन एचटीएमएल काम नहीं करता, इसमें जेएसएक्स काम करता है, इसमें सीएसएस भी काम करता है, जावास्क्रिप्ट भी काम करता है। मैं आपको सब दिखाऊंगा। उसके बाद में अगर आप ट्रेडिशनल वेबसाइट्स देखोगे कि सिंगल पेज एप्लीकेशन बनने के पहले ट्रेडिशनल वेबसाइट क्या करती थी। अब यहाँ पे जो मैंने आपको इमेज दिखाई है, ये जो इमेज आप देख रहे हो, ये क्लाइंट का मतलब है क्लाइंट ब्राउजर। तो क्लाइंट ब्राउजर सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेगा और सर्वर उसको रिस्पॉन्स करेगा। लेकिन जब ये होता है प्रोसेस, तो उस टाइम पे पूरी इमेजेस, जावास्क्रिप्ट, सीएसएस और जितने सारे रिसोर्सेस होते हैं आपके, सब रिसोर्सेस लोड होते हैं फिर से। इस वजह से जो पहले से लोड था वो फिर से लोड होता है, एक भी रिक्वेस्ट गई तो। इसी वजह से थोड़ा सा ट्रेडिशनल वेबसाइट्स स्लो होती थी, क्योंकि लोड होने में जितना भी टाइम लगता है और सर्वर पे बार बार रिक्वेस्ट जाती थी। ठीक है, लेकिन अगर आप देखेंगे यहाँ पे कि क्लाइंट साइड, मैं आपको ये भी समझाऊंगा इस अपने ट्यूटोरियल में कि क्लाइंट साइड का जो क्लाइंट साइड और सर्वर साइड रेंडरिंग कैसे काम करती है, इस बीच में डिफरेंस क्या है। इसको जब गूगल क्रॉल करता है तो गूगल क्या क्या तरीके से क्रॉल करता है, क्या क्लाइंट साइड रेंडरिंग गूगल क्रॉल के लिए फायदे वाली है, या सर्वर साइड रेंडरिंग को जब गूगल क्रॉल करता है तो उसके बेनिफिट क्या है और कितना अच्छी तरीके से गूगल उसको समझ सकता है और उसका एसईओ के लिए फ़ायदा हो सकता है, वो भी मैं आपको मेरे ट्यूटोरियल में बताऊंगा। उसके बाद में रिएक्ट जेएस का इस्तेमाल जो है वेबसाइट डेवलपमेंट में होता है, मैंने आपको बताया था। तो उसमें मैंने आपको बता रहा हूँ कि 42% वेबसाइट्स जो है अभी आजकल, मतलब ये स्टैटिस्टिक्स जो है 2022 के इसमें है, 2022 के इससे जो गूगल का स्टैटिस्टिक्स उसके हिसाब से 42% वेबसाइट्स जो है वो रिएक्ट जेएस का इस्तेमाल करके बनी है। आपको मैं यहाँ पे गूगल का स्नैपशॉट दिखाऊंगा, ये मैंने आज ही लिया है आपके इसके लिए। तो आप देखो, मैंने हाईलाइट किया है यहाँ पे, ये मेरा माउस है। 42% जो है वो रिएक्ट जेएस के इस्तेमाल से बनाई गई है वेबसाइट्स अभी के 2022 के साथ, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। अगर एक ही टेक्नोलॉजी से इतनी सारी वेबसाइट बनाई गई, इसका मतलब ये बहुत पावरफुल चीज़ है और बहुत यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। उसके बाद में अगर आप नोड जेएस का बैकएंड का देखोगे तो 47% जो है नोड जेएस इस्तेमाल की। मतलब ये दोनों टेक्नोलॉजीज एकदम चैंपियन है, ऐसा मैं आपको बोल सकता हूँ, जो कि गूगल के सर्वे के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद में सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या होता है वो मैं आपको मेरे पूरे ट्यूटोरियल में दिखाऊंगा, बताऊंगा, हैंड्स ऑन करके दिखाऊंगा, समझाऊंगा। आप भी प्रैक्टिस कर लेना। इसमें आपको पता चलेगा कि पेज रीलोड नहीं होता। जब भी कोई रिक्वेस्ट होती है, जो पेज ट्रांजिशन होता है, जो डाटा स्मूथली एक चाइल्ड कंपोनेंट, पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में जाता है, तो आपको पता चलेगा कि इसमें पेज रीलोड नहीं होता। इसी वजह से सिंगल पेज एप्लीकेशन बहुत सुपर फास्ट काम करते हैं एक्चुअली। तो अब किन किन कंपनीज ने ये यूज़ किया है, अगर आप देखेंगे, फेसबुक है, गूगल मैप्स है, जीमेल है, ट्विटर है। आप लिटरली इन लोगों को जब यूज़ करोगे, इन वेबसाइट्स को, इनके एप्लीकेशंस को, आपको पता चलेगा ये रीलोड नहीं होते, ये इंटरनल रिक्वेस्ट भेज के वहीं के वहीं काम करते हैं एक्चुअली। तो उसके बाद में दोनों में क्या डिफरेंस है? एक मेजर डिफरेंस तो मैं आपको बार बार बोलते आ रहा हूँ कि एसपीए जो होता है, सिंगल पेज एप्लीकेशन, वो सिंगल पेज की तर्ज पे काम करता है, उसी की प्रिंसिपल पे काम करता है। वो रीलोड नहीं होता, वो रीलोड नहीं होता इसीलिए सुपर फास्ट है, क्योंकि जब चीज़ें रीलोड होने लगती है तो वो सर्वर पे एक राउंड ट्रिप जाती है
और राउंड ट्रिप के साथ में जाते जाते उसको HTML की भी जरूरत पड़ेगी, उसको जावास्क्रिप्ट भी जरूरत पड़ेगी, उसको इमेज भी लोड करने पड़ेंगे सर्वर से, उसको CSS भी लोड करना पड़ेगा, और लोड होने के बाद जब वो रेंडर होगा आपके ब्राउजर पे तब वो दिखेगा। इसीलिए ट्रेडिशनल वेबसाइट्स सिंगल पेज एप्लीकेशन से स्लोअर होती है, ऐसा होता है, ठीक है। उसके बाद में कौन सा IDE यूज करना चाहिए रिएक्ट जेएस एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो एकदम फ्री IDE ही होता है, वो ही यूज करना चाहिए। उसमें रिएक्ट जेएस के बहुत सारे प्लगइन्स भी है जो कि बहुत इजीली आप उसको डेवलप करते टाइम आप सिंटैक्स को याद रखने की भी जरूरत नहीं, कुछ लिखोगे तो आपको वहां पे हेल्प कर देगा, ठीक है। उसके बाद में रिएक्ट जेएस को इंस्टॉल कैसे करते हैं, बहुत सिंपल तरीका है। एक कमांड है जिससे आप रिएक्ट जेएस का कोई भी एक एप्लीकेशन, मैं इसमें आपको रिएक्ट जेएस कैसे इंस्टॉल करना है वो नहीं बता रहा हूं, मैं आपको रिएक्ट जेएस का एप्लीकेशन कैसे इंस्टॉल करना है वो इस जो मेरा कमांड है उसके थ्रू बता रहा हूं। npx कमांड होता है, उसमें क्रिएट रिएक्ट ऐप नाम का एक कमांड है, और उसके बाद आपका जो नाम देना है आपको आपके एप्लीकेशन का, ये नाम कुछ भी हो सकता है जो मैंने दिया है रिएक्ट न्यू प्रोजेक्ट, ये कुछ भी एक सैम हो सकता है, टेकी सैम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और जैसे ये करेगा ये थोड़ा 2-3 मिनट 5 मिनट का टाइम लेता है, क्योंकि ये बहुत सारे रिसोर्सेज एग्जीक्यूट करके आपके सिस्टम पे नोड मॉड्यूल बना के एग्जीक्यूट करता है। उसके बाद में आपको उस फोल्डर पे ट्रैवर्स करना है, मतलब जो भी फोल्डर का नाम आपने दिया है एप्लीकेशन का नाम, उस पर आपको CD करके जाना है, अगर ये विंडोज़ है या आपका लिनक्स है तो भी। और उसके बाद में आप उस फोल्डर पे चले गए, उसके बाद में आपको npm start कमांड चलानी है। जब आप npm start, ये npm की नोड पैकेज मैनेजर की कमांड होती है जो कि आपका जो एप्लीकेशन आपने बनाया, यहाँ पे मेरा एप्लीकेशन का नाम है रिएक्ट न्यू प्रोजेक्ट, तो जो आपने बनाया वो npm start जब आप बोलोगे तो वो 3000 पोर्ट पे चलाएगा बाय डिफॉल्ट। और अगर URL आपको देखना है तो 5 नंबर के पॉइंट में आप देखोगे कि URL है localhost:3000, मतलब 3000 पोर्ट जो होता है उस पर बनाया। अब ये फर्स्ट ऐप कैसे क्रिएट करते हैं ये मैं आपको अगली वीडियो में बताने वाला हूँ, आप बने रहिए मेरे साथ में। लेकिन मैं इसके साथ ही साथ और क्या क्या बताने वाला हूँ वो भी देख लीजिए। मैं आपको package.json और उसके कंटेंट बताऊंगा। ये कुछ इस तरीके से दिखता है package.json। अगर आप देखेंगे इसमें नेम, वर्जन, प्राइवेट, डिपेंडेंसीज जो है, स्क्रिप्ट्स है, ये सब चीज़ें क्या है मैं आपको अगले इसमें बताने वाला हूँ, आप बने रहिए, ज़रूर देखिएगा। उसके बाद में आप अगर देखोगे टाइम टू टाइम रिएक्ट जेएस में कुछ भी काम करना है आपको तो कुछ ना कुछ पैकेजेस आपको इंपोर्ट करने पड़ते हैं, कुछ ना कुछ लाइब्रेरीज इंपोर्ट करनी पड़ती है। तो वो क्यों करनी पड़ती है, उसके बाद नोड मॉड्यूल्स पे उसका क्या असर होता है, आप जब भी कोई बिल्ड बनाते हो, और बिल्ड कैसे बनता है, जैसे आप कोई चेंजेस करते हो तो उसको आपको नया बिल्ड बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, बिल्ड बनाते हो तो एग्जैक्टली क्या चेंजेस होते हैं, वो सब मैं आपको अगले ट्यूटोरियल्स में बताने वाला हूँ। ये मेरा इंट्रोडक्शन ट्यूटोरियल है, ठीक है। उसके बाद में अगर आप देखोगे मैंने एग्जांपल दिया है किस तरीके से इंपोर्ट किया जाता है इसमें। जैसे मुझे यूज स्टेट नाम का हुक यूज करना था, अगर आप पॉइंट 3 में देखोगे, यहाँ मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, यूज स्टेट नाम का जो हुक है उसको यूज करना है, तो मैं रिएक्ट नाम के पैकेज से मैं उसको इंपोर्ट कर रहा हूँ और फिर मैं अपने कोड में यूज करूंगा। ये जस्ट मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है इसमें। तो उसमें अभी कुछ आखिरी की चीजें हैं, मतलब वैसे तो बहुत बड़ा ट्यूटोरियल बनने वाला है मेरा, लेकिन मैं छोटे छोटे टुकड़ों में बनाने वाला हूँ। तो ये जो पॉइंट है इसमें मैं बताऊंगा आपको कि पेरेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में डाटा कैसे पास किया जाता है। बहुत सिंपल तरीके से पास किया जाता है, और प्रॉप्स करके एक मेथड होती है, प्रॉप्स है शॉर्टकट प्रॉपर्टीज का। तो पेरेंट से चाइल्ड पे जो है, चाइल्ड कंपोनेंट के इसको हम लोग जो है प्रॉप्स भेज देते हैं यहाँ से, मतलब हमारे पास होता है पेरेंट में और हम उसको भेज देते हैं। जब हम कॉल करते हैं चाइल्ड को तो चाइल्ड के लिए हम कॉल भेज देते हैं उसके साथ में। तो जब हम भेजते हैं तो चाइल्ड को मिल जाता है props.title नाम से, वो मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से हम लोग करते हैं, ठीक है। और उसके बाद में अगर आप देखेंगे कि पेरेंट से चाइल्ड पे तो भेज दिया, लेकिन अब ये उल्टा तरीका है कि चाइल्ड से पेरेंट पे मैं कैसे भेजूंगा, पेरेंट से चाइल्ड, इसमें कोई सेशन वगैरह नहीं रहता है रिएक्ट में। तो इस वजह से हमको कुछ अलग तरीके से ही करना पड़ता है। और पेज रिलोड करना नहीं है तो आप गेट मेथड वगैरह से तो नहीं करोगे। तो चाइल्ड टू पेरेंट भेजने का जो तरीका होता है उसमें आपको जो है एक कॉलबैक मेथड पास करनी पड़ेगी। पेरेंट से चाइल्ड को पहले ही पास करनी पड़ेगी आपको कि आप मुझे इसमें रैप करके आपका डाटा मुझे दे दो। मतलब आप एक चीज तो हमेशा देखोगे रिएक्ट जेएस में दोस्तों कि आपको जो है हमेशा कॉलबैक मेथड के साथ बहुत खेलना पड़ेगा। तो अगर मैं अभी भी बोलता हूं आपको कि अगर आपको कॉलबैक मेथड क्या है और एनोनिमस फंक्शन क्या काम करते हैं, अगर आपको पता नहीं होगा, एरे फंक्शन है, मैप है, रिड्यूसर है, ये अगर आपको पता नहीं होगा तो आप अभी रुक जाइए, यहाँ पे आप यहीं पे रुक जाइए
और सबसे पहले आप YouTube पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे, गूगल पे ये देख के आइए जो मैंने अभी आपको बोला कि कॉलबैक मेथड कैसे काम करते हैं, टाइपस्क्रिप्ट कैसे काम करता है, लेट, कांस्टेंट और ये सब जो वेरिएबल के प्रकार है ये कैसे काम करते हैं, और एरे डॉट मैप कैसे काम करता है, रिड्यूस कैसे काम करता है, फिल्टर कैसे काम करता है। क्योंकि आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, तो आप बेसिकली अच्छा ये रहेगा कि आप जाइए, पढ़ के वापस आइए। मैं आपको इतनी अच्छी तरीके से बताऊंगा कि आपको इस वीडियो को, पूरे ट्यूटोरियल को देखने के बाद में मैं आपकी गारंटी ले सकता हूँ कि रिएक्ट जेएस आपको बहुत सिंपल लगने लगेगा। ये मेरी पूरी प्रॉमिस है मेरा आपको, बट आपको मेरे साथ उसके लिए प्रॉमिस देके बने रहना पड़ेगा। और मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाने में मुझे मदद कीजिए। इसके बाद में मैं आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूं। आपने यहां तक मेरा वीडियो देखा है, इसका मतलब आप मेरे साथ बने हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।